This conference will now be recorded. हेलो हेलो Yes, sir. Please continue, sir. अच्छा, तो उसमें जो रिसर्च टॉपिक हमको चुनना होता है, जो हम देखते हैं कि हमको किस रिसर्च फील्ड में काम करना है, वो अपने आप में मौलिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। उसके ऊपर पहले जो है वो काम नहीं होना चाहिए। और आजकल जिस तरह से प्लेगरिज्म का चल रहा है, उसको चेक करने की बात करते हैं, तो साथ ही साथ एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जितना भी हमारा काम है वो पूरी तरह से ओरिजिनल है या नहीं है। अगर वो ओरिजिनल नहीं है, माय वर्क इज नॉट ओरिजिनल, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म में जाकर के फंस जाते हैं, जो अपने आप में जो रिसर्च गाइड होते हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ ही साथ एक लीगल जो प्रोसीजर शुरू हो जाता है हम लोग के अगेंस्ट, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जो रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस रिसर्च टॉपिक को हमने चुना है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसके ऊपर पहले कोई काम नहीं हुआ होना चाहिए। उसमें जो हम डेटा यूज करेंगे या जो हम उसमें एनालिसिस करेंगे, दैट शुड आल्सो बी ओरिजिनल। तो ये जो है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको कि हमें शुरुआत करते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब पूनम हम स्विच ओवर कर रहे हैं अपने उसके ऊपर लैपटॉप पर, आप देख लें अगर वो आ रहा हो। इज इट क्लियर? ये सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। सर स्क्रीन शेयर कीजिए, स्क्रीन ऑप्शन आ रहा होगा सर। यस ओके, अब आ रहा है? सर आपने स्क्रीन पे क्लिक नहीं किया, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। नीचे सर ऑप्शन आ रहे हैं वो आपने कैमरा शेयरिंग जो डिसेबल कर रखा है, उसको आप अपनी तरफ से डिसेबल कर दें। हेलो ओके सर वेट अ मिनट सर। अब है ना, हम आपको अब सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं? यस सर आप दिखाई दे रहे हैं। सुनाई दे रहे हैं अब आपको? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो उससे हाथ में पकड़ करके हो नहीं पा रहा, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से हमने इसको कर लिया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, माफ कीजिएगा। ओके तो हम आपको बता रहे थे कि रिसर्च में हमको टॉपिक चुनना जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब हम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके अंदर ये देखना होता है कि उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, वो ओरिजिनल है या नहीं है। फिर जितने भी हम चीजों को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, रिसर्च के अंदर लेते हैं, उसके अंदर प्लेगरिज्म को भी देखना होता है। तो ये सारा सब चीजें आपको जो है वो अब तक जितने भी हुए होंगे क्लासेस, उसके अंदर बताया गया होगा। हमारे पास आ जाता है जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। क्योंकि अगर हम सही हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, सही हाइपोथेसिस बना लेते हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद हमारा रिसर्च का काम जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बट द थिंग इज कि हम उसको फॉर्मुलेशन करें कैसे। देखिए, पहला और इसके अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये हाइपोथेसिस होती क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस, व्हाट वी मीन बाय हाइपोथेसिस। तो इसकी जो है, इट सिंपली मींस अ मियर assumption or some supposition to be proved or disproved. A research hypothesis is a predictive statement capable of testing by scientific methods that relates an independent variable to some dependent variable. क्या मतलब हुआ जो हम आपको बता रहे हैं? वो बहुत साफ साफ ये कहता है कि ये एक बहुत आसान सी चीज है जिसमें हमारे पास कुछ assumptions होते हैं, हम कुछ चीजों को अज्यूम करते हैं, या हम कुछ सपोज कर लेते हैं कि ऐसा है, ये एग्जिस्ट करता है। ये हमारा assumption हो गया इसमें, जिसको कि हम या तो प्रूव करते हैं या हम उसको डिसप्रूव करते हैं।
नॉर्मली रिसर्च में ये होता है कि हम जो टॉपिक लेते हैं उस टॉपिक के साथ हमको ये होता है कि हमें इससे स्टिक करना है, जो हमने अजम्पशन दिया है हमको उस अजम्पशन के साथ चलना नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। इसी वजह से जब हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें हम दोनों चीजों को देखते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू प्रूव समथिंग और वी आर गोइंग टू डिसप्रूव दैट स्टेटमेंट। जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है इट मे नॉट बी करेक्ट, इट मे बी करेक्ट। तो ये जो है ये हमारा सबसे पहला चीज है कि हमको हाइपोथेसिस जो बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। जैसे अगर हम यहाँ के पर एक एग्जांपल की तरह से लें कि ऑटोमोबाइल ए is performing as well as automobile B। अब यहाँ के पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बहुत क्लियर कट है कि पहले हमको ऑटोमोबाइल ए की परफॉर्मेंस को देखना होगा, फिर हम ऑटोमोबाइल बी की परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि क्या दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो सेम है। अब अगर हमारी वो परफॉर्मेंस सेम निकल करके आती है तो जो हमने अजम्पशन दिया है, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, हम उसको कहते हैं कि दिस इज द करेक्ट अजम्पशन एंड दिस इज द करेक्ट हाइपोथेसिस, तो वो हमारा रिसर्च वर्क होगा। बट इट मे हैपन, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हमने जो ऑटोमोबाइल ए और ऑटोमोबाइल को जो हम ऑटोमोबाइल बी को जब हम आपस में कंपेयर करते हो, ये अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो सेम होगा, दैट मे नॉट बी सेम। ए ज्यादा बेहतर हो सकती है या बी ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो ये हमारा जो होता है कि ये हमारी हाइपोथेसिस है। देखिए हमारा एक अजम्पशन। अब हम अगर किसी भी अजम्पशन की तरफ बढ़ते हैं, हम किसी भी अजम्पशन को लेते हैं, तो उससे पहले हमको छोटा सा प्री सर्वे करना चाहिए। अगर हमने पहले से सर्वे नहीं किया है, हमने पहले से उन चीजों को नहीं पढ़ा है, पहले से उस चीज को नहीं देखा है, उसके बारे में नॉलेज नहीं गैदर की है, तो हमारी हाइपोथेसिस जो है अक्सर बहुत वियर्ड हो जाती है। अब यहाँ पर हम जब ऑटोमोबाइल ए और ऑटोमोबाइल बी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर उन दोनों के कंपैरिजन में पता लगा कि जो दोनों ऑटोमोबाइल्स ऑपरेट कर रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है। ऑटोमोबाइल ए जो है वो बहुत ही क्राउडेड एरिया में ऑपरेट करती है, ऑटोमोबाइल बी जो है वो बहुत कम क्राउडेड एरिया में ऑपरेट कर रही है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। ये हमारा प्री सर्वे कहलाता है कि हम जिस चीज पर अपनी हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस से फॉर्म हो रही है, उससे पहले हमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। हमको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि हम जो भी हम रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास डेटा कितना अवेलेबल है, वो डेटा कितना रिलायबल है। वो हमको ये भी देखना होगा कि ये प्राइमरी डेटा है या ये सेकेंडरी डेटा के ऊपर हमको काम करना है। वी हैव गॉट ऑल द ऑप्शंस टू वर्क आइदर ऑन द प्राइमरी डेटा और ऑन द सेकेंडरी डेटा। अगर सेकेंडरी डेटा पे हम काम कर रहे हैं जिसको एनालाइज करके हमें आगे लिखना है, काम करना है, तो वो सेकेंडरी डेटा हमको कितना अवेलेबल है, कहाँ पे हमको वो अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा टॉपिक ले लें, एक ऐसी हाइपोथेसिस ले लें कि बाद में हमको उसके ऊपर जो है वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, डेटा नहीं अवेलेबल हो रहा है, एंड वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन द सेकेंडरी डेटा। अगर हम प्राइमरी डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं, इवन देन वी शुड नो द लिमिट एंड द स्कोप, कि हमारा स्कोप कितना है उस प्राइमरी डेटा को प्राइमरी डेटा पे काम करने के लिए, कहां तक की हमारी लिमिटेशन है, हमें कितनी जरूरत होगी उस प्राइमरी डेटा की। इन केस हम जो है वो इस चीज को नहीं देखते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है वो लिमिटलेस तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर लिमिटलेस हो जाएगा तो हमको उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट डेटा। तो हमको उसको भी समझना होगा कि जो हमारे पास डेटा है उसको हम एनालाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, विद इन द टाइम फ्रेम हमारा ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई ऐसा टॉपिक या ऐसी हाइपोथेसिस ले ली है जिसका कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, हम लगातार उसके ऊपर जो है वो वर्क करते चले जा रहे हैं, मगर वो काम जो है वो किसी तरह से वाइंड अप नहीं हो रहा है। तो इस वजह से कहते हैं कि जब कभी भी हम कोई भी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, then there are always some characteristic features of the hypothesis। जो हमारी हाइपोथेसिस है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमको हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना चाहिए, हमको कोई भी हाइपोथेसिस को बनाना चाहिए। जैसे
जो हमारी हाइपोथेसिस है दैट शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। वो जो है वो अस्पष्ट हाइपोथेसिस ना हो जिसको कि हम खुद ना समझ पाए, या जब हमको एक्सप्लेन करना हो कि हमने क्या काम किया है तो वो हाइपोथेसिस को हम जो है वो प्रॉपर्ली समझा ना पाए अपने गाइड को, या जहां के जब भी हमें जब हम अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हैं तो उस रिसर्च वर्क के अंदर हम अपने हाइपोथेसिस को ही किसी भी तरह से जिसको कहते हैं ना कि बांध ही नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा है कि हाइपोथेसिस कहाँ जा रही है, हेवर्ड हो रही है, किधर पहुंच गई है, हमको खुद ही नहीं क्लियर था। उस वक्त हमने जो दिया हुआ था वो अलग था, या जो हमारा गाइड है वो उस हाइपोथेसिस को अलग तरह से परसीव कर रहा है, या जब हमारी थीसिस जो है वो गई है इवैल्यूएशन के लिए तो वो वहां पे जो इवैल्यूएटर है वो हाइपोथेसिस को दूसरी तरह से परसीव कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर एम्बिग्विटी है। तो हम जब अपना काम कर रहे हैं, हम अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो हमको इस चीज का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिसर्च वर्क में किसी भी तरह की अस्पष्टता ना हो। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड देन इट शुड बी वेरी प्रिसाइज। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस जो 1 पेज 2 पेज 3 पेज की जो है हमने हाइपोथेसिस ही फॉर्म कर दिया, नहीं, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज, संक्षिप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर संक्षिप्त नहीं होगी तो फिर उसके इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बन जाता है। हर जगह के ऊपर हम जो है वो कैसे जाएंगे, कैसे समझाएंगे कि हमारी हाइपोथेसिस क्या है, और वो भी तब जबकि वो इतनी लंबी चौड़ी है, जाहिर सी बात है दिस इज नॉट अ गुड हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन में हाइपोथेसिस क्या है हमने आपको ये बता दिया। हम अब आपने आपको ये बताया कि बता रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए एक अच्छी हाइपोथेसिस के, जिसका पहला हमने आपको बताया है कि इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड। हम जो हाइपोथेसिस फॉर्म कर रहे हैं उसका हम परीक्षण भी कर सके, हम उसको टेस्ट भी कर सके। अगर हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारे पास जो टूल्स हैं वो टूल्स हमारी हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसको टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हम जाकर के आगे फंस जाएंगे। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस शुड स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो भी हम हाइपोथेसिस ले रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल्स, जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उन वेरिएबल्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऑटोमोबाइल ए इज परफॉर्मिंग एज वेल एज ऑटोमोबाइल बी। अब यहाँ के पर क्या हो गया वेरिएबल, देखिए एक वेरिएबल हुआ ऑटोमोबाइल ए, दूसरा वेरिएबल हो गया परफॉर्मेंस, तीसरा वेरिएबल हो गया ऑटोमोबाइल बी, चौथा उसका वेरिएबल हो गया परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है ये दोनों जगहों के ऊपर कॉमन है, ऑटोमोबाइल ए और ऑटोमोबाइल बी जो है वो डिफरेंट है। नाउ यू कैन वेरी इजीली टेस्ट इट कि अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस ऑटोमोबाइल ए जो है वो अच्छा काम कर रहा है या ऑटोमोबाइल बी जो है वो अच्छा काम कर रहा है, दोनों की परफॉर्मेंस किस तरह की। तो ये हमारा जो है इसके अंदर एक क्लैरिटी होना चाहिए और एक रिलेशनशिप बन रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो ऑटोमोबाइल ए जो है वो उसको हमने कार ले लिया, ऑटोमोबाइल बी जो है हमने स्कूटर ले लिया या स्कूटी ले ली या मोटरसाइकिल ले लिया, और उसके बाद फिर हम जो है अपनी हाइपोथेसिस बना करके आगे उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसके अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादा अच्छी है कार के मुकाबले में या कार ज्यादा अच्छी है मोटरसाइकिल के मुकाबले में। तो हाइपोथेसिस तो बिल्कुल हो सकती है, नो वन कैन स्टॉप यू। इसके अंदर ये जरूर बना सकते हैं कि टू व्हीलर्स जो है वो किन कंडीशन में बेटर काम करते हैं, फोर व्हीलर्स जो है वो किन कंडीशन में बेटर काम कर सकते हैं। आप यह हाइपोथेसिस बिल्कुल बना सकते हैं कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो है वो एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है बल्कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। बनाई जा सकती है, लेकिन आप परफॉर्मेंस में ए ऑटोमोबाइल और बी ऑटोमोबाइल अगर दोनों की दोनों दो पहिए या चार पहिए नहीं है, दोनों सेम उसकी नहीं है, तो हम इस जब हम पूरा रिसर्च कर लेंगे तो हम इसकी टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। कैसे टेस्ट कर पाएंगे, हाउ वी कैन टेस्ट द टू थिंग्स। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हाइपोथेसिस है वो उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड स्कोप नहीं ले लेना चाहिए। हम सारी दुनिया के ऑटोमोबाइल्स नहीं ले लेंगे। हम जो है वो ये नहीं कहेंगे कि
इंडिया में जितने ऑटोमोबाइल्स फंक्शन कर रहे हैं उनका कंपैरिजन कर रहे हैं जितने ऑटोमोबाइल्स जो है वो यूरोप में फंक्शन कर रहे हैं, स्पेन में फंक्शन कर रहे हैं, अमेरिका में फंक्शन कर रहे हैं। क्या हो गया, हमने इसका क्या किया, इसका स्कोप जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड कर दिया। तो जो स्कोप है दैट शुड बी वेरी लिमिटेड। जब कभी भी हम अपनी हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करेंगे, जब कभी भी हमें हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक ना हो करके इधर उधर भाग रही है हाइपोथेसिस, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस में हम किस चीज की देख रहे हैं, परफॉर्मेंस रोड की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, उसके अंदर विंटर्स में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, समर्स में परफॉर्मेंस देख रहे हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमको उसको बहुत ही स्पेसिफिक देखना है कि इंडियन क्लाइमेट में, इंडियन कंडीशंस में हमारा ऑटोमोबाइल ए का क्या परफॉर्मेंस है, ऑटोमोबाइल बी का क्या परफॉर्मेंस है, वरना हम एक वेरिएबल इसके अंदर और ऐड कर देंगे। और जैसे जैसे हम वेरिएबल्स ऐड करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए ये जो हाइपोथेसिस जो हम लेकर के चल रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च करके और फाइनली उसकी टेस्टिंग करके और किसी निष्कर्ष पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ कि इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक और स्कोप जो है वो भी लिमिटेड होना चाहिए। जो हाइपोथेसिस हम फॉर्म करें उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखना चाहिए। अगर हमने उसकी लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, अगर उसकी लैंग्वेज में हमने इस तरह के वर्ड्स यूज कर दिए जिसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स भी हो सकते हैं, तो फिर हम वहीं आकर के फंस जाएंगे। तो इट शुड बी वेरी सिंपल, इट शुड मतलब as possible। दिस डजंट मीन कि अगर कोई हम जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज की वजह से छोड़ देंगे, नहीं साहब इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुई जा रही है, सो आई शुड नॉट गो फॉर। अगर कोई हम जिस चीज जो भी हमारी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन है वो इतनी सिंपल हो कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट what kind of research work the person is trying to do, or what kind of research work has been brought to me, what is the hypothesis of the research work under which I have to evaluate the thesis। क्योंकि जब हाइपोथेसिस सही होती है, सबसे पहले इवैल्यूएशन जब कभी भी करते हैं, ज्यादातर हमारे जो भी रिसर्च हमने कराए हैं या रिसर्च का इवैल्यूएशन किया है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी हाइपोथेसिस क्या है, फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर ये कि ऑब्जेक्टिव जो है वो और जो हमने हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया है वो आपस में मैच करते भी हैं या नहीं करते। अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तब तो फर्दर रिसर्च का जो हमारी थीसिस है उसको देखा जाता है। अगर कोई हमने रिसर्च पेपर किया हुआ है या कहीं के पर हमने कोई रिसर्च करके दिया हुआ है तब तो उसके ऊपर आगे प्रोसीड करते हैं। लेकिन अगर कहीं हमारी हाइपोथेसिस ही क्लियर नहीं है, वो स्पेसिफिक नहीं है, वो समझ में नहीं आ रही है कि क्या है हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है उसके अंदर ये समझ में आ रहा है कि भाई इतनी बड़ी हाइपोथेसिस लेकर के चल रहे हैं, इस टाइम फ्रेम के अंदर इन्होंने कैसे कंप्लीट कर लिया होगा, इसका तो डेटा इंटरप्रिटेशन ही इतना ज्यादा है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कई साल चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो बहुत ध्यान रखना चाहिए जब कभी भी आप अपने रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट करें, नंबर 1, और नंबर 2 जब कभी भी हम उसके लिए हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करें। These are very important steps when you are going for any research work। अगर आपने कहीं इसको इग्नोर कर दिया, आप इस चक्कर में पड़ गए कि इसकी जो है वो बिब्लियोग्राफी कैसी होनी चाहिए, वो हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारा गाइड कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है, गाइड जो हमको दौड़ाएगा तो नहीं, मेहनत तो नहीं कराएगा, आप अगर इन सब चक्करों में फंस गए जाकर के, तो फिर वही बात है कि एक थीसिस के अंदर होता है कि वो कहलाती है हाउएवर थीसिस। तो उसके ये होता है कि उसके अंदर सारी गड़बड़ी लिख दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन और द अदर। वी ऑल नो ऑल द रीजंस कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। हाउएवर द थीसिस हैज बीन अवॉर्डेड। अब हाउएवर थीसिस वो कहलाती है। अब हाउएवर थीसिस जो है वो कौन लेना चाहेगा? कोई भी नहीं लेना चाहेगा। हर एक को लगता है कि इतनी मेहनत की है तो हमको प्रॉपर जो है वो एक रिसर्च वर्क हो जिसको हम कहीं कोट कर सके, एटलीस्ट ऐसा तो हो कि हम उसको अपनी लाइब्रेरी में रख सके। वरना अक्सर तो बहुत से लोगों की रिसर्च ऐसा होता है कि वो रिसर्च जो है या तो उन्होंने देखी होती या उनके गाइड ने देखी होती या उनके वही गाइड या सुपरवाइजर है उन्होंने देखी होती या जिसने इवैल्यूएशन किया वो देखी होती है। बाकी वो कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देखने पाती है। उनके बेसिक रीजन यही होते हैं कि शुरू में ही वो
ऑब्जेक्टिव्स नहीं सही है, जो फॉर्मुलेशन किया गया हाइपोथेसिस का वो नहीं सही है, जो एक रिसर्च हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन की बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उनकी तरफ ध्यान। इसी में अगला आता है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करते हैं, जैसा हमने आपको बताया कि वो जो है वो टेस्टिंग के लायक हो और साथ ही साथ गिवन टाइम फ्रेम के अंदर हो, इतना बड़ा डेटा ना हो कि हम उसको जो है वो रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर ना टेस्ट कर पाए। स्पेसिफिक होना चाहिए, ये हम आपको बता चुके हैं। साथ ही ये है कि जो भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, दैट शुड बी रेलेवेंट टू द अवेलेबल टेक्निक्स। जो हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें टेक्निक्स मालूम है कि हमको अपनी थीसिस का इवैल्यूएशन कैसे करना है, वो टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है, तब तो हम उसकी कंक्लूजन कर पाएंगे, उसकी एनालिसिस कर पाएंगे, तब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। अगर हम आपने कुछ ऐसी चीजों का इवैल्यूएशन कर लिया जिसकी टेक्निक अभी अवेलेबल नहीं है कि हम उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो डेफिनेटली एक स्टेज पे जाकर के रिसर्च फंस जाती है। वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर यह है कि जो रिसर्च है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट रिसर्च नहीं होना चाहिए। जब इनकंसिस्टेंट रिसर्च नहीं होने चाहिए का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। हमको बहुत सारी हाइपोथेसिस नहीं बना लेनी चाहिए। बहुत से लोग एक हाइपोथेसिस बनाते नहीं, हमको कई एक हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए। एक हाइपोथेसिस ज्यादा से ज्यादा, दो हाइपोथेसिस। अगर बहुत ज्यादा आपका दिल है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो इस तरह का है कि उसके अंदर ये भी रिजल्ट आ सकता है, ये भी रिजल्ट आ सकता है, हालांकि उसके लिए बहुत अच्छा हमारे पास एक रास्ता होता है कि जो हम हाइपोथेसिस होती है उसमें एक होती है नल हाइपोथेसिस। आप लोग जानते होंगे, ज्यादातर जानते होंगे नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस में है, इफ वी आर टू कंपेयर मेथड ए एंड मेथड बी अबाउट इट्स सुपीरियरिटी and we proceed on the assumption that both methods are good, then this assumption is termed as null hypothesis. क्या मतलब बा? अगर हमको दो विधियों का, ए विधि और बी विधि जो है उसको आपस में कंपेयर करना है, उनको कंपेयर करने में हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा ज्यादा सुपीरियर है, कौन सा बेहतर इनमें से मेथड है, और हम ये साथ प्रोसीड करते हैं, इस असम्पशन के साथ प्रोसीड करते हैं कि दोनों जो है वो एक बराबर के अच्छे हैं, बोथ आर गुड, बराबर के अच्छे हैं। तो ये जो असम्पशन है ये कहला देता है नल हाइपोथेसिस है। यानी कि हमारा कोई असम्पशन नहीं है कि मेथड ए अच्छा है या मेथड बी अच्छा है। हम जो है वो इसको टेस्ट करेंगे, अगर ये इसके ऊपर आ गया कि दोनों जो है वो बराबर के अच्छे हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, तो इट इज वैलिड नल हाइपोथेसिस हो गई। अगर वो नहीं आता है तब क्या होता है, तब हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है। तो हाइपोथेसिस में हमने आपको बताया, हाइपोथेसिस में हमने आपको नल हाइपोथेसिस बता दी है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जब नल हाइपोथेसिस पे हम देख लेते हैं और वहां वो चीज नहीं निकल के आती है, उसको जो हमने काम किया है वो हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको क्वालिफाई नहीं करती है, तो क्या होता है, तब हम कहते हैं कि ये जो है ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ गया। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? What we conclude reject when and what we conclude rejecting the null hypothesis. जब हम null hypothesis को रिजेक्ट करने की बात करते हैं तब आता है it is known as alternative hypothesis। मतलब ये हुआ कि जो हमारी hypothesis है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, अब है इसकी जगह कोई दूसरी हाइपोथेसिस है, कोई दूसरी रीजंस है, उनको जो है वो फर्दर हमको रिसर्च करना होगा। ये रिसर्च हमने कंप्लीट कर दिया कि मेथड ए और मेथड बी जो है उन दोनों को हम लेकर के चले थे, उन दोनों को हमने कहा दोनों सुपीरियर हैं, दोनों अच्छे हैं, और हमारी जब जो रिजल्ट निकल करके आया वो ये निकल करके आया कि नहीं, दोनों अच्छे नहीं, या ये रिजल्ट निकल करके आता है कि इन दोनों में ए और बी में सुपीरियरिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सक रही, तब हमारा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे आ जाते हैं, क्योंकि हमने इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। अब आप जो है वो दूसरा काम करिए, दूसरा कीजिए। दिस इज आल्सो अ रिसर्च वर्क। ये भी एक रिसर्च है कि हमने जो चीज स्टैब्लिश करने की बात कर रहे थे कि दोनों सुपीरियर है, दोनों अच्छे हैं, निकल करके आया कि नहीं, दोनों अच्छे नहीं है, दोनों सुपीरियर है, नहीं है। तो अब आप फर्दर रिसर्च कीजिए कि इसमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। ये रिसर्च हमने करके दे दी कि दोनों जो है वो सुपीरियर में। तो दिस इज हाउ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कम्स इनटू बी। अब क्या हुआ,
जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है is usually the one which one wishes to prove. समझ रहे हैं बात को आप, कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या होती है, वो होती है जिसको कि हम प्रूव करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग चीज कि alternative hypothesis is usually the one which one wishes to prove, and null hypothesis is one which one wishes to disprove. वो उसको डिस्प्रूव करना चाहता है। तो इसीलिए अगर हम अपनी रिसर्च में जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कर रहे हैं और नल हाइपोथेसिस के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको प्रूव नहीं करना चाह रहे, हम कुछ और प्रूव करना चाह रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है बल्कि ये कुछ और है। तो दिस इज हाउ इट इज नोन एज, कि जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो होती है जो वन विशेस टू प्रूव, नल हाइपोथेसिस वन होती है द वन विशेस टू डिस्प्रूव। तो इस तरह से हम जो है वो रिजेक्ट करके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जितनी भी और पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनको हम देख सकते हैं और कर सकते हैं इस चीज। अच्छा, इसके बाद होती है एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस हो गई, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई। नेक्स्ट हाइपोथेसिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है? रिसर्च इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इज टर्म्ड एज एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। क्या मतलब हुआ? वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है कि किसी भी जो हमारे पास दूसरा वेरिएबल है उसके चेंज होने या ना चेंज होने से हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर फर्क नहीं। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसके चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? वो जो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, अगर उसमें कोई चेंज हुआ तो ये वेरिएबल भी चेंज होता है। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसको भी मैनिपुलेट कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं तो शायद ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 50 बच्चों का एक ग्रुप है जिनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इन दो ग्रुप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया, अब हमने उनको 25 स्टूडेंट्स एक में आ गए, 25 स्टूडेंट्स दूसरे में आ गए। हमने उन दोनों जो दोनों ग्रुप ए और जो ग्रुप बी है उनको ट्रेनिंग दी, स्टूडेंट्स को हमने ट्रेनिंग दी, और ये देखने के लिए कि इस ट्रेनिंग का इंपैक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर क्या हुआ। अब इसमें क्या हुआ? डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? स्टूडेंट्स के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या होता है, वो कितना बेटर हो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर कौन सा होएगा? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट के परफॉर्मेंस से ट्रेनिंग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आना है, लेकिन ट्रेनिंग से स्टूडेंट के ऊपर इंपैक्ट आना। तो इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल स्टूडेंट्स हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रेनिंग। अब अगर हम ट्रेनिंग को देखें तो ट्रेनिंग जो है वो मैनिपुलेट की जा सकती है। हम जो ग्रुप ए है उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट करते हैं, ग्रुप बी की ट्रेनिंग डिफरेंट करते हैं, इट इज मैनिपुलेटेड। तो ये क्या कहलाता है? ये एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होता है कि ग्रुप ए को हमने अलग ट्रेनिंग दी, ग्रुप बी को हमने अलग ट्रेनिंग दी उसमें, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस के साथ प्रोसीड करते हैं। जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंटल हो गया तो हो जाएगा नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस क्या है? रिसर्च इन विच independent variable cannot be manipulated. For example, इसका भी हम एग्जांपल दे दें, पहले हम इसको हिंदी में एक्सप्लोर करते हैं फिर आपको हम इसका एग्जांपल बताते हैं। जहां पर हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल इसके अंदर यही 50 बच्चों का हम लेकर के चलते हैं
इन 50 बच्चों का हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना चाहते हैं, किसके बीच में? उनकी इंटेलिजेंस के बीच में और रीडिंग हैबिट्स के बीच में, कि बच्चे की जैसे इंटेलिजेंस है उसके हिसाब से उसकी रीडिंग हैबिट क्या है। तो इसके लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया? बुक्स के रीडिंग हैबिट हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? इंटेलिजेंस हो गया। यहां के पर क्या हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किसी तरह का मैनिपुलेशन कर सकते हैं? किसी का इंटेलिजेंस जो है, इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं जिससे कि बुक रीडिंग के हैबिट के ऊपर हम किसी तरह का चेंज देख सके? नहीं देख सकते। तो ये कहलाता है कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस में आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से हाइपोथेसिस जो है उनको नाम दिया गया है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस दिया गया है, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस कही गई है, लॉजिकल हाइपोथेसिस की गई है। तो इन सब चीजों को हम जो है वो कहते हैं कि ये जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस हैं और उनको हमने अलग अलग तरह से नाम दिया है। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस और नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस के बीच में आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी तरह से यहाँ के पर भी इनको बताया जा सकता है। वो आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, जिससे कि एटलीस्ट यू शुड नो कि आप जो हाइपोथेसिस लेकर के चल रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस नेचर का हाइपोथेसिस लेकर के चल रहे हैं, तभी आप फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अगर आप जो है इस चीज को नहीं जानेंगे तो ऐसा बहुत पॉसिबल है कि हम अलग अलग हाइपोथेसिस जो है जिनका तरीका अलग होता है, जिसको हमें अलग तरह से जो है वो बनाना होता है, अलग तरह से उसकी टेस्टिंग करनी होती है, हम उसको मिक्स अप करते हैं। सो वन शुड बी वेरी क्लियर कि हम जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं, जो हम हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, वो किस तरह के हाइपोथेसिस से किस कैटेगरी में वो फॉल करती है। अब फॉर्मुलेशन है क्या? हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन क्या? हमने आपको हाइपोथेसिस तो बता दी कि हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, कितनी तरह के हाइपोथेसिस ये बता दिया हमने आपको, हाइपोथेसिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमने आपको ये बता दिया है। अब ये देखना है यहाँ के ऊपर कि व्हाट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन किसे कहते हैं? क्या होता है फॉर्मुलेशन? अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट. A research hypothesis is a statement of expectation or prediction. Expectation or prediction that will be tested by the research. This is formulation of hypothesis. A research hypothesis एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम जो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या रिसर्च निकल करके आएगी, या हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि इस रिसर्च का ये रिजल्ट आना चाहिए। हम यहाँ के पास एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्शन का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमने रिसर्च तो की नहीं है, एग्जैक्टली क्या चीज है हमें नहीं मालूम है। लेकिन हमने शुरू में ही आपको बताया था कि जब कभी भी हम रिसर्च टॉपिक डिसाइड करें, जब कभी भी हम किसी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन करें, तो हमको ये बहुत जरूरी है कि उसकी एक छोटी सी रिसर्च कर ली जाए। ज्यादातर जितने भी यूनिवर्सिटीज हम जानते हैं वहां पे सब पे रिसर्च के लिए आप जब कभी भी एनरोल होते हैं तो उससे पहले एक सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है। तो पहले क्या होता है, टाइटल अप्रूवल होता है कि भाई इस टाइटल के ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो देखा जाता है कि वेदर इट इज ओरिजिनल और इट इज नॉट ओरिजिनल। ऐसा तो नहीं है कि ओरिजिनल नहीं है, कोई ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है जो सही नहीं है। ये काम जो है ये गाइड का भी होता है, वो भी देखता है कि जो टॉपिक हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। टॉपिक अप्रूव हो गया, टॉपिक अप्रूव होने के बाद हम सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। सिनॉप्सिस सबमिशन में हम बहुत छोटी सी रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च ही हमको देखना होता है कि जो हमने छोटी सी रिसर्च की है कि हम किस हाइपोथेसिस के साथ हम आगे बढ़े, हम इस रिसर्च को क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं इस रिसर्च से निकल करके आएगा। या जब कभी भी कोई रिसर्च करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई चीज चल रही होती है, क्या देखा जाए कि साहब जैसे अभी इस वक्त बहुत एक बर्निंग टॉपिक चल रहा है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च होगा कि जब कभी भी कोई पैंडेमिक फैलता है तो उससे हमारे इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो 99% जो है वो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगा, हमारा प्रेडिक्शन और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि इस पैंडेमिक की वजह से, इस महामारी की वजह से जो हमारा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा। पर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। देखना होगा कि वो जो पैंडेमिक है, जो महामारी फैल रही है,
वो महामारी जो है वो कितनी कम्युनिकेबल है, वो कम्युनिटी में किस तरह से कम्युनिकेट होगी, उसकी वजह से जो लोग इन्फेक्टेड होंगे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या अगर हम पैंडेमिक से लड़ लिए, पैंडेमिक से हम बाहर आ गए, पैंडेमिक से बाहर आने में हमको किसी तरह का कोई लॉकडाउन नहीं करना पड़ा, कोई शटडाउन नहीं करना पड़ा, हमारे ख्याल से पता नहीं कितनी सदियों में ये पहली मर्तबा देखा गया होगा कि सारी इकोनॉमीज जो है वो बंद कर दी गई, इसमें शटडाउन ले लिया गया, फोर्स थी वो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जैसे अमेरिका ने किया, अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को शटडाउन नहीं किया, वो जो है वो उसके साथ काम करते चल रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमको ये देखना होगा कि जो इससे इफेक्टेड ह्यूमन बींग्स हैं उनकी मेंटालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने की स्टेट ऑफ माइंड में है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इस पैंडेमिक से निकलने के बाद जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी कोई हो जाती है, या इस पैंडेमिक से बाहर निकलने के बाद हमारे हेल्थ डिसऑर्डर्स इतने ऐसे हो जाते हैं कि उससे निकलने में हमको काफी वक्त लग जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको कि हमको इवैल्यूएट करना। तो ये एक टॉपिक बिल्कुल हो सकता है, दिस इज अ ह्यूज टॉपिक, दिस इज अ वास्ट टॉपिक, लेकिन इसके अंदर एक एक्सपेक्टेशन, एक प्रेडिक्शन आज की तारीख में जब कोविड-19 फैला हुआ है, किसी से भी कहा जाएगा इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, एवरीवन विल से इसके जो कोविड-19 की वजह से किसी भी देश का जो इकोनॉमी है वो खराब हो जाएगी, किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो रुक जाएगी। पर आप देखिए हर कंट्री ने अलग अलग तरह से इसको डील किया है। तो वी कैन नॉट से, हमको देखना होगा कि इसके अंदर डिपेंडेंट कौन सा है वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमको किस तरह के हाइपोथेसिस को लेकर के चलना है, ये सारी चीजों को देख करके ही हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन हमारे मन में, हमारे सोच में इस हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में ये पक्का कहीं ना कहीं होगा कि हम इस रिसर्च से क्या एक्सपेक्ट करें, या हमारे जो है प्रेडिक्शन क्या है। देखिए ये रिसर्च जो है, हमारा जो प्रेडिक्शन है उसके ऊपर सही बैठती है या नहीं बैठती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस के साथ जो है इसके अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको कि हम जब कभी भी रिसर्च के फॉर्मुलेशन में जाते हैं तो उनको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम जो है वो उनको देखते समझते नहीं है, if we proceed just like that, one fine morning we got up and we want to see that what is the impact of the increase of birds on the Indian economy. So like no one can stop you if the number of birds are increasing in an economy, what will be its impact on the economy of a country. So like we can proceed with so many kind of subjects जो बिल्कुल नए हैं, ओरिजिनल है, किसी ने इस पे काम नहीं किया होगा, मोर देन श्योर किसी ने इस पे काम नहीं किया होगा। But originality cannot be the only reason of selecting a topic. क्या होना चाहिए, वो एक उसके अंदर कोई सेंस होना चाहिए। तो ये जो है जब कभी भी हम जो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, तो व्हाट इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस? The formulation of hypothesis is a research hypothesis is a statement of expectation or prediction that will be tested by research. तो जाहिर सी बात है फॉर्मुलेशन से पहले हमको थोड़ी बहुत जो है वो रिसर्च करनी ही करनी। अब ये होता है कि हमको क्यों चाहिए, why we should formulate a hypothesis, हम बिना हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेट किए क्यों नहीं जा सकते हैं, मतलब what is the reason not formulating a hypothesis? हम लेकर के चल रहे हैं, जो निकल करके आएगा उसी को हम कंक्लूजन में लिख देंगे। We are moving ahead without any hypothesis. Yes, there are so many research which are done without formulating a hypothesis. बहुत से ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर हम किसी भी तरह का कोई हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट नहीं करते, हम एक जाते हैं उसके अंदर रिसर्च करते हैं, उसके बाद लेकर के आते हैं कि भाई ठीक है हमने कोई रिसर्च भले हाइपोथेसिस नहीं फॉर्मुलेट की थी, बट दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच हैव कम आउट ऑफ माय रिसर्च। तो ये होता है कि हम फिर क्यों करते हैं हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट, व्हाई वी शुड फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। तो इसके लिए कि हाइपोथेसिस इज एन a hypothesis is an educated prediction that provides an explanation for an observed event. हमने किसी इवेंट को ऑब्जर्व किया, हम पढ़े लिखे, we are educated. तो क्या हुआ कि हम जो है वो किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, पढ़े लिखे होने की वजह से हमारा प्रेडिक्शन उसी तरह का कि भाई ये चीज हमने ऑब्जर्व की है। आज की तारीख में हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है कि आप अगर सोशल डिस्टेंस नहीं बना करके रखते हैं, अगर आप जो है वो अपने हाथों को साफ नहीं रखते हैं, तो डेफिनेटली चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं कि वी माइट कैच कोविड-19।
तो ये क्या हुआ, ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। अब इसके ऊपर जो है वो एक एजुकेटेड प्रेडिक्शन हो सकता है इसमें कि जितने भी वो लोग जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बना करके रखी है उनको जो है वो कोविड-19 हो गया, या जितने भी लोगों ने अपने हाथ का ध्यान नहीं रखा, हाथ की सफाई को नहीं ध्यान रखा है, सैनिटाइज नहीं किया है, बाहर जाने के बाद हाथ को साबुन से प्रॉपर्ली नहीं धोया है, तो उनको सबको भी जो है वो कोविड-19 हो गया। तो क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ और उसके साथ एक प्रिडिक्शन हुआ। क्योंकि अगर आप देखिए बाहर निकलिए तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे मास्क भी नहीं लगाते हैं, उनसे हाथ सैनिटाइज करने के लिए कहो तो वो हाथ भी नहीं सैनिटाइज करते, कहते अरे भैया इस सबसे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। कोई कहेगा कि अमीरों की बीमारी है, तो कोई कहेगा गरीबों की बीमारी है, तो कोई कहेगा कि अमुक धर्म की बीमारी है, अमुक जाति की बीमारी है। ये सब हम लोगों ने देखा है, ये हमारा आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत लंबे अरसे तक की इस तरह की बातें जो ऐसा नहीं कि भारत में हुई, सारी दुनिया का ये हाल कि अमेरिका में हुआ तो चाइना जिम्मेदार है, मैक्सिको में हुआ तो वो कुछ और लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, हर जगह कोई ना कोई दूसरा जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमारे यहाँ अगर फैला है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी और के ऊपर लाई जाती है। तो ये क्या कहलाएगा, ये एजुकेटेड प्रेडिक्शन जो है वो यही होगा कि जब आप ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो आप यहाँ पैंडेमिक का या कोविड-19 का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अगर आप जो है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करेंगे तो आप यहाँ जो है पैंडेमिक अरेस्ट की जा सकती है, जैसे कि न्यूजीलैंड में किया गया या और बहुत सी जगहों के ऊपर किया गया है। तो ये जो है ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, अलग अलग जगहों पे हमें वहां किस तरह से महामारी फैली है, उसके बाद ये देखा कहाँ नहीं फैली है, फिर देखा कि उन्होंने क्या डिफरेंट किया बाकी लोगों से कि जिसकी वजह से उनके यहाँ जो है वो इतनी जल्दी अरेस्ट कर लिया गया, या जिनके इतनी ज्यादा फैली उन्होंने क्या डिफरेंट किया है। मैक्सिको है वो डिफाई करता रहा, ब्राजील जो है वो डिफाई करता रहा, ये सब बेकार की चीजें, नजला है, जुकाम है, खांसी है, देख लीजिए वो कहाँ फंसा हुआ है। तो दिस इज नॉट एन एजुकेटेड प्रेडिक्शन। एजुकेटेड प्रेडिक्शन हमारा आपका होगा कि जो ब्राजील ने किया है वो हमको आपको नहीं करना है। ये हम रिसर्च से भी साबित कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, और होगा इसके ऊपर भी रिसर्च होगा और निकल करके आएगा। तो वहां पर भी हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन जो है वो इस वजह से, क्योंकि हमने क्या ऑब्जर्व किया, अपने उस ऑब्जर्वेशन को जो ऑब्जर्व किया है उसके साथ जो हमारा एजुकेशन है उसको हमने प्रेडिक्ट किया है। ये अब देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे हमने आपको किसी का हाइपोथेसिस की होनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक तो यहाँ के ऊपर सवाल ये होता है कि देन व्हाट शुड बी अ गुड हाइपोथेसिस। तो उसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि हम जब कभी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करें देन देयर शुड बी लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, बहुत ज्यादा हमको दिमागी मत्थापच्ची करनी चाहिए। अगर हमने दिमागी मत्थापच्ची नहीं की है उसमें तो निश्चित रूप से हमें दिक्कत हो जाएगी। पहली बात ये है कि एक अच्छी हाइपोथेसिस ये होनी चाहिए कि उसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है जिसको कि हम ले करके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमने गलत तरह से उसको जो है वो रीड किया है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है। इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से हमको वी शुड टेक लॉट ऑफ पेन बिफोर फाइनलाइजिंग कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किस वेरिएबल को हमको डिपेंडेंट रखना है, किसको हमें इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो हमारी लैंग्वेज है, हमने पहले ही बताया था कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर, तो गुड हाइपोथेसिस के अंदर भी एक आ जाता है कि वो लॉजिकल होना चाहिए और बहुत ही प्रिसाइज लैंग्वेज होना चाहिए इफ यू वांट टू फॉर्मुलेट अ गुड हाइपोथेसिस। फिर जो हाइपोथेसिस है वो टेस्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसी हाइपोथेसिस लेकर के बढ़ गए आगे कि जो टेस्ट ही नहीं हो सकता है, जिसको कि जो है वो रिसर्च जो है वो किया या एक्सपेरिमेंटेशन किया है उसको जो है दोबारा टेस्ट ही नहीं किया जा सकता है। हालांकि यहाँ के ऊपर थोड़ा सा एक इसको बताते चले कि देखिए क्या होता है, जो हमारे सोशल साइंसेस की या ह्यूमैनिटीज का जो रिसर्च होता है उसके लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये हर जगह टेस्ट करने पर एक सही रिजल्ट देगा, जबकि हमारे जो साइंस के जितने भी होते हैं, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उस पर हम जो भी रिसर्च करते हैं
उसकी यूनिवर्सैलिटी होती है, मतलब सारी दुनिया में उसको कहीं भी टेस्ट करे वो एक से रिजल्ट देंगे। लेकिन सोशल साइंसेस में, ह्यूमैनिटीज में ये कोई जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च हमने इंडिया के अंदर किया है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में किया है, जो रिजल्ट निकल करके आया है वही रिजल्ट जो है वो अमेरिका में भी निकल करके आएगा, यूरोप में भी निकल करके आएगा, या जापान में, चाइना में, ताइवान में, इन सब जगहों के ऊपर भी वही रिजल्ट हम निकालेंगे। दिस इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। तो इस वजह से ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो भी टेस्ट कर रहे हैं, वो जो रिसर्च कर रहे हैं या जो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, उसको सबको बहुत ही अच्छे से समझना चाहिए कि ये टेस्ट हो सकता है, इसको जो है वो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई हम ना कर लें जो कि टेस्ट ना किया जा सके और रिसर्च ना किया जा सके। जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं हाइपोथेसिस का, तो उसमें दो टेक्निक्स जो है वो और बहुत इंपॉर्टेंट निकल करके आती हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिडक्टिव मेथड कहलाता है और इंडक्टिव मेथड कहलाता है। आप लोगों ने जो है वो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड जो है इनको पढ़ा होगा, समझा होगा। हाइपोथेसिस के सिलसिले में अभी हम इसको एक दफा आपको बताते चलते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या है, समझने के लिए बहुत आसान सा वो है। डिडक्टिव मेथड में इफ और देन होता है। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, इफ एंड देन। दैट इज, कैसे हम कह सकते हैं कि इफ A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C। कंक्लूजन हमारा निकला है। तो इफ क्या हो गया, A is equal to B और B is equal to C। ये हमारी जो है ये इफ है, इसको कहेंगे। देन क्या होगा, A is equal to C, तो A जो है वो C के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है वो कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए जब हम इस तरह से इफ और देन के मेथड से चलते हैं, तो इसको हम कहते हैं डिडक्टिव मेथड। जब कभी भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं, नॉर्मली उसके अंदर हम डिडक्टिव मेथड जो है वो भी यूज करते हैं, और जो दूसरा इंडक्टिव मेथड कहलाता है वो भी यूज करते हैं। हमको डिडक्टिव और इंडक्टिव की हिंदी नहीं आती है, इसलिए हम उसके लिए माफी चाहेंगे। हालांकि हम याद नहीं आ रही है, आती नहीं है तो गलत वर्ड बोला है, वो आपको याद नहीं आ रही है, वो आपको नहीं बता पा रहे हैं। तो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड है। तो ये जो हुआ ये हमारा डिडक्टिव मेथड हो गया। इंडक्टिव मेथड क्या हो गया, इंडक्टिव मेथड ये होता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक चीज से जनरल की तरफ, जैसे इफ A is a grandfather of B, A जो है वो B का दादा है, एंड A is bald और A जो है वो गंजा है, तो हमारा इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी ग्रैंडफादर्स हैं वो सारे के सारे गंजे हैं। ये इंडक्टिव मेथड हो गया, ये हम इंड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर जो इंडक्टिव मेथड होता है वो बहुत सी जगहों के पर हमें बहुत काम आता है। बहुत सी जगहों पर हम जो है वो बहुत बड़ा सैंपल साइज अगर है तो हम जो है वहां पर सारे सैंपल्स को नहीं देख सकते, हम कुछ सैंपल्स को लेते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक आपके यहाँ बताई गई होगी कि जब कभी भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो सही सैम्पलिंग करने के क्या तरीके होते हैं, उसके अंदर किस तरह से स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करना चाहिए, किस तरह से हमको सैंपल जब ले रहे हैं तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स हैं उनको हम कितना ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज कर सकें। जब हम सैम्पलिंग ले रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर होना चाहिए, कि जो हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है इन नेचर, की भाई सब जितनी भी लोग हैं उनको सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि हम रिसर्च किस चीज पे कर रहे हैं। तो ये जो है ये इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड जो है वो दोनों के दोनों यूज होते हैं। अब इसमें जो अगला एक इम्पॉर्टेंट और निकल करके आता है वो है क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है और क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। इसमें तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जैसा कि नाम से अपने आप पता लग रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हाइपोथेसिस होगी उसके अंदर जो है वो नंबर्स होंगे, एनालिसिस होगा, नंबर्स के एनालिसिस की हम बात करेंगे। तो ये जो है ये गणनात्मक कहलाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, जिसको गुणात्मक हम कहते हैं शोध विधि, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो एक जो हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन होता है वो वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, शब्दों में हम उसको बताते हैं।
दूसरा ये क्या होता है कि उसका जो सैंपल साइज है वो छोटा होता है। क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हमारा सैंपल साइज जो है वो भी काफी बहुत बड़ा नहीं रखा जा सकता है, वो जो है वो छोटा साइज होता है। इसके अलावा हम उसका जो है वो समराइज करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको जो है वो फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमको किस तरह से हमको इंटरप्रेट करना है, क्या करना है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अगर हम दो इसकी बात करते हैं कि दो तरह की हाइपोथेसिस होती है, कहाँ तो क्वालिटेटिव चीज यूज करनी है, कहाँ क्वांटिटेटिव करनी है, तो वहीं दूसरी तरफ आ जाता है कि हम इसमें भी अगर देखें तो बहुत सी जगहों पर हम जो अपनी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, जो हम रिसर्च करते हैं, वो मिक्स होता है। वो सिर्फ क्वालिटेटिव नहीं होता है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव जो है वो नहीं होता है। जैसे अगर हम अपने ही लोगों का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोग के नैक होता है, तो जब नैक होता है तो नैक में जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, किस तरह से उनका परफॉर्म। तो उसमें जो वो दिया जाता है, क्या नाम है, पेपर दिया जाता है बच्चों को जिसे इवैल्यूएशन किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनका नेचर जो है वो क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। वो उसके अंदर पूछा जाता है कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, या इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो उनका मतलब वो किस तरह से आपको इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से अपने साथ रखते हैं। और एक होता है कि 1 to 5 के स्केल के ऊपर जो है वो रैंक कराना होता है कि अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो 5 के ऊपर आएगा, और अगर खराब पढ़ा रहा है तो 1 पे आएगा। नाउ यू हैव टू रैंक कि वो उसके अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूरा क्वेश्चन आयर बनता है। उस क्वेश्चन आयर के अंदर ये होता है कि वो ऑडिबल है या नहीं है, वो आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, रैंक ऑन द स्केल फ्रॉम 1 to 5। फिर आप इसके अंदर रैंक करते हैं, उसके बाद एक वो बना लिया जाता है सेट पैरामीटर कि जितने भी टीचर्स जो हैं जिनको 4 या उसके ऊपर के वो आ रहा है, स्कोर आ रहा है, तो दे आर कंसिडर्ड एज गुड इनफ टीचर्स। जिनका 4 से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके अंदर होता है कि नहीं, दे शुड बी टोल्ड कि दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू इंप्रूव, देन यू विल बिकम अ गुड टीचर। कुछ जो है अगर 3 के भी नीचे आ रहा है तो उसके अंदर फिर उनको बताना होता है कि नहीं, आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ के ऊपर जो बच्चों की जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है कि कोई भी टीचर, उसके अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये समझ में आता है कि नहीं, जस्ट बिकॉज ही इज टेकिंग हिज क्लासेस व्हाइल सिटिंग ऑन अ चेयर, वो कुर्सी पे बैठ करके पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चों को वो ऑडिबल नहीं रह जाते। या उसमें ये होता है कि जो पढ़ा रहे हैं वहां के जो हमारी ऑडियंस है वो इंग्लिश समझती है, टीचर जो है वो सिर्फ हिंदी में पढ़ा रहा है, या जो हमारी ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी समझते हैं, आप जो है वो इंग्लिश में सिर्फ पढ़ा रहे हैं। वहां पर बहुत से होते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स की, जब हम बात करते हैं तो बहुत से करंट इवेंट्स होते हैं। बच्चे चाहते हैं दैट इट शुड बी डिस्कस इन द क्लासरूम कि अगर आज की तारीख में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक रेट कम कर दिया है, रेपो रेट कम कर दिया है, या हमने जो है वो CRR SLR के साथ किसी तरह का चेंजेस किया है, तो क्यों किया है, इसका क्या इम्पैक्ट होएगा, किस तरह से हमको इसे देखना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जो टीचर अगर डिस्कस करता है तो दे कंसीडर कि हाँ नहीं, सर जो है हमको बहुत कुछ बताते हैं। तो डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग वी आर टीचिंग वेरी गुड, लेकिन जब पूछा गया कि आप जो है वो करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं, नो। वो जो है वो क्या नाम है, इंटरडिसिप्लिनरी उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, आपने लिख दिया, नो। Now he is a very good teacher. He teaches very well. There is no problem with that teacher. He knows the subject. He knows each and everything. He has got a very good style of teaching. Just because of 2 or 3 things, he has fallen under the category कि not a good teacher. You're not a very good teacher. तो ये जो है ये इस तरह के रिसर्च करने में बहुत ज्यादा हमारे काम आते हैं। हमारी समझ से क्वेश्चन आंसर्स के लिए वक्त छोड़ देना चाहिए। पूनम आप बताइए, मतलब हम Yes, sir. Now I would like to request Dr. Raghavendra and Dr. Kranti for question answer session. Hello. Yes, Kranti. Yes. सर हमारी आवाज सुन रहे हैं? हाँ मैम आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। नमस्कार सर, क्रांति सिंह।
सर हमारा जी नमस्कार जी। साधना जी ने एक पहला सवाल किया है, हाउ टू फाइंड आउट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन आवर रिसर्च। अगर इस क्वेश्चन में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मेंशन कर देती कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जिसमें उनको कंफ्यूजन हो रहा है, तो दैट हैव मेक मी मोर इजी। पर एनीवेज अभी हमने आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के आंख से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर हम ये देखें कि मार्केट में सेब मौजूद है और सेब को खरीदना जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेब की प्राइसेस क्या है। अगर हम इस तरह से लेके चल रहे हैं तो हम सेब की प्राइसेस को कम या ज्यादा अगर करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारे सेब की सेल में क्या डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, प्राइसेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हो गया, सेब जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने से हमारा सेब की जो खरीदना और बेचना है वो प्रभावित हो। तो प्रभावित होने वाला जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो स्वयं प्रभावित नहीं होता है बल्कि उसको प्रभावित करता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, थैंक यू सर, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन है शिल्पी जी का, which hypothesis is good for community research, null or alternative? अब यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड ऑलवेज ट्राई टू प्रोसीड विथ अ नल हाइपोथेसिस। इफ यू प्रोसीड विथ अ नल हाइपोथेसिस, then the chances are that your hypothesis, whether whatever you have expected the result, whatever the results you have predicted, if they do not turn out in the same manner, still you will be able to complete your research work and come out with some inferences. Thank you sir. Third question है, how can we better understand the word educative prediction? I have tried to explain this word through COVID-19 के जितने भी केसेस का था, हमने ब्राजील का जो है उसको बताया था कि जैसे ब्राजील में हुआ। अब एजुकेटेड क्या होगा कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम उसके अंदर देखेंगे जो ब्राजील में हुआ है वो क्यों हुआ है, क्या रीजन थे, वहां पे क्यों इतनी ज्यादा जो है वो महामारी फैली, इतना ज्यादा जो है वो कोविड फैला और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, क्या रीजन है कि न्यूजीलैंड में वो चीज नहीं होने पाई। तो जो हमारा एजुकेटेड जब हम बात करते हैं तो वो यही है कि वी आर एजुकेटेड पीपल, वी कैन सी कि चारों तरफ क्या हो रहा है और उससे हम जब अपना इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज एजुकेटेड प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन जो है वो वही जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर जब आ जाते हैं, आप सिक्का उछालिए हेड आएगा या टेल आएगा, वो भी प्रेडिक्शन है। तो बट दैट इज नॉट एन एजुकेटेड प्रेडिक्शन, वो चांस के ऊपर आ जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। राघवेंद्र सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। Sir, there is one question. Please give another example of non-experimental hypothesis. एक्सपेरिमेंटल जो हाइपोथेसिस हमने आपको बताया है उसके अंदर क्या कहा था, जिसके अंदर ये था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी हम किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल जो हमारा हाइपोथेसिस की बात की थी उसके अंदर ये है कि जो हमारा क्या नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको भी हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हमने उसी में एग्जांपल ये दिया था कि जो टेक्निक ऑफ टीचिंग है, जो टेक्निक है किस तरह से हम किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने का, तो और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर। तो यहाँ के पर जो टेक्निक है वो क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे बच्चे हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर हम टेक्निक को भी चेंज कर सकते हैं। तो क्योंकि हम टेक्निक को भी चेंज कर सकते हैं तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस हो गया है। तो ऐसे बहुत से हैं जहां के पर अभी हमने आपको सेब का और जो इसका एग्जांपल दिया, उसके प्राइसेस का एग्जांपल दिया,
you can treat it as a non-experimental hypothesis. Non-experimental hypothesis के अंदर आ जाएगा. Hello. हाँ जी right. Sir, there is a question by Sadhana Gupta. She is giving some reference. A sociological study of the impact of the girl's child sexual abuse in the middle class family and the girl child further future. In this topic, how we can select dependent and independent variables? ये जो सोशियोलॉजी का ये पूरा क्या है, हम बिल्कुल उसमें बता सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, लेकिन डॉक्टर विनीता जो कि आपके डिपार्टमेंट में सोशियोलॉजी की है, शी इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर और शी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल कि इसके अंदर जो है वो सेक्सुअल अब्यूज और इस तरह की जो भी उसमें जो चीजें हैं वो उस टर्म को, उस टर्मिनोलॉजी को और सोसाइटी किस तरह से एक्ट करती है, वो जो है she'll be in a better position to explain the things. So if she wants, then even I'll come to know something कि हाँ, this is how sociology works. So there is another question. Is topic is a hypothesis? I think this answer should be sufficient. Yes. Sir, there is another question by Dr. Ravi Shankar Kometa. Can we choose the hypothesis with single variable? Like, is it possible that you are doing a research and that too on a single variable, and that variable is neither dependent on anything and nor it is affecting anything? Like, I'd love to know any such kind of experiment or any such kind of event where there is a single variable, neither it is dependent on anything nor it is independent of anything. I think in that case, the best topic should be God. Neither God is dependent on anyone and neither God is independent of anyone. हमारी भक्ति के बगैर भगवान भी नहीं है और भगवान के बगैर हम नहीं है. So that is the one topic which comes into my mind. कि अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो वहां पे ये हो सकता है सिंगल वैल्यू पर. Yes, sir, that's true. I think most of the questions had been covered. If anyone have any other query, please. एक क्वेश्चन है जीतू कुमार कश्यप. हाँ सर. हाँ बोलिए सर. जीतू कुमार कश्यप का क्वेश्चन है, विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च कैसे कर सकते हैं? विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च कैसे कर सकते हैं? जो लिटरेचर में रिसर्च होती है उसमें बहुत सी ऐसी रिसर्च होती है जहां पर हाइपोथेसिस के साथ जो है वो प्रोसीड नहीं करती. बहुत सी ऐसी रिसर्च जो है लिटरेचर में पॉसिबल है जहां पर हम किसी भी हाइपोथेसिस के साथ जो है वो प्रोसीड नहीं करते. या अगर हमारा रिसर्च का टॉपिक किसी चीज के ऊपर इफेक्ट देखना है, अगर हम जैसे अभी हमने कहा कि कोविड-19 का इफेक्ट या कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर क्या पड़ा है, तो अब इसमें जो है वो हम अगर उस पे कोविड-19 को हम मान लें कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी एक वेरिएबल को हम लेकर के इसको करना चाहें रिसर्च, तो यस हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर सकते हैं. वी कैन सर्च कि इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या पड़ता है इसमें. पर कोई भी रिसर्च बिना हाइपोथेसिस के एक्सेप्ट फॉर द लिटरेचर, that is not considered as a good research, और फिर वो ओपन एंडेड हो जाती है, उसमें सारी जिंदगी रिसर्च करते हैं. और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें. और किसी का प्रश्न है कुछ? नहीं, हो गए, मैक्सिमम हो गए हैं. नहीं सर, सारे कर दीजिए, 5 मिनट बाकी हैं. Why to stop on maximum? नहीं सर, और क्वेश्चन ही नहीं है. और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है. अपने क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. नहीं सर, इट्स परफेक्टली ऑल राइट. टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है. आप लोगों ने भी सुबह से लगे हुए हैं, खाना ना खाना होगा. इट वाज जस्ट अ जोक. अरविंद साहब, आपसे एक मजाक किया था हमने.
हाँ मैम, फिर अब तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है. You can. Okay, okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. But I would invite Dr. Vinita for formal vote of thanks to you, Dr. Vinita Lal. Thank you, Dr. Poonam. Sir, this is very interesting session. और थोड़ी सी एक्सपर्ट के टाइम और अवेलेबिलिटी भी थी. अगर ये सेकंड सेशन होता तो ये सेकंड सेशन से ये कोरिलेट हो रहा है, तो लोगों को जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको लग रहा होगा ये सेकंड में होना चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट की टाइम की अवेलेबिलिटी पर था. On behalf of our team, a big thank you, sir, for your effort towards today. Before you told that before making hypothesis, we should have some idea of what you expect of find. Sir, your idea and style of explanation of everything is very effective. Thank you, sir. Thank you very much. It has been an honor for me, and thank you, Poonam. You have given me a chance to address such a good audience. Thank you very much. Thank you very much, Vinita, Raghavenji, Dr. Thank you, Kranti, sir. Arvindji. Thank you very much. Thank you, sir.